जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। काफ़ी दिन के बाद मिल रहा हूँ, मुझे पता है। रिजल्ट होने के बाद घर चला गया था और मैं मिथिलांचल से बिलोंग करता हूँ। मिथिलांचल में बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं, बहुत सारे कोबला वगैरह होते हैं, तो बहुत सारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए घर पे था। इसके अलावा बाबा धाम जाने का भी मौका मिला। सुल्तानगंज से जल लेकर के, गंगा जल लेकर के लोग किस तरह से बाबा धाम जाते हैं वो भी मैंने देखा, महसूस किया। वो मैं खुद गया हूँ, 100 किलोमीटर लगभग पैदल चला हूँ मैं। तो इस कारण काफ़ी लेट हुआ। कल मैं पटना पहुँचा, तो आज से दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस मैं करूँगा, प्रत्येक दिन करूँगा। आज बहुत डिटेल में नहीं करूँगा, ब्रीफ एनालिसिस करूँगा। कल मैं डिटेल में एनालिसिस कर दूँगा। साथ ही साथ एक अन्य वीडियो लेक्चर में लाऊंगा और हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या प्रोग्राम सेट किया जाए, किस तरह से यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बीपीएससी को फोकस करते हुए मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका डिस्कस मैं यहाँ पे आपके साथ करूँ। आप लोगों की क्या राय होगी, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगा। बाकी आपकी राय मायने रखेगी, आप जो कहेंगे उसी के अनुसार मैं कोशिश करूँगा करने का। लेकिन मेरी इच्छा है कि मेंस पर्सपेक्टिव से कई सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया जाए। साथ ही साथ मेरे चैनल को देखने वाले जिन लोगों का 66 बीपीएससी में चयन हुआ है, वो लोग मुझे ज़रूर मेल कीजिएगा। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निश्चित तौर पे मुझे मेल कीजिएगा, मैं आपको कांटेक्ट करूँगा और होगा तो इंटरव्यू सेशन हम लोग यहाँ पे आयोजित करेंगे, ताकि कई सारे लोगों को यहाँ पे लाभ मिल सके। और कई सारे मेरे मित्र जो सेलेक्ट हुए हैं उनका इंटरव्यू भी मैं अब आपके लिए डे बाय डे लाऊंगा, ताकि आपको बीपीएससी में पर्टिकुलरली लाभ हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पेज पे जो दोस्तों ये न्यूज़ है, चुनावी रेवड़ियां जटिल मुद्दा चर्चा जरूरी, इसको आप लोग पढ़िए। और इस पर क्या है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक इम्पॉर्टेंट टिप्पणी आई है। वो टिप्पणी ये है कि कुछ राज्य का कहना है, कुछ राज्य सरकार का कहना है कि जन कल्याण का इशू है, चुनावी रेवड़ियां नहीं है, जन कल्याण का इशू है। मसलन दिल्ली सरकार कहती है कि मुफ्त शिक्षा अगर हम देते हैं तो वो जन कल्याण का इशू है, मुफ्त बिजली देते हैं तो वो जन कल्याण का इशू है। कुछ अन्य सरकार का कुछ अपना पर्सपेक्टिव है। तो इसी पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी पे सुझाव मांगा है और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेगी कि आखिर मुफ्त रेवड़ियां के दायरे में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। और जब इस तरह का इशू हो, केंद्र और राज्य के बीच में इस तरह का इशू हो, केंद्र अपनी स्टेटमेंट कुछ जारी करे, राज्य अपनी कुछ स्टेटमेंट जारी करें, तो वैसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय दे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय केंद्र सरकार भी मानेगी और राज्य सरकार भी मानेगी। तो इसलिए संघवाद अगर आप पढ़िएगा तो संघवाद का जो है एक बेसिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो ये होता है कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है। संघवाद में न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पे न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। यद्यपि संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है भारत में, लेकिन उसी संविधान में न्यायपालिका को विशेष शक्ति दिया गया है। और इसी सब परिस्थिति से निपटने के लिए वो विशेष शक्ति दिया गया है कि जब दो राज्यों के बीच में विवाद हो या केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद हो, तो न्यायपालिका अपनी अग्रिम भूमिका का निर्वहन कर सके। बाकी ये टॉपिक अपने आप में मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मेंस पर्सपेक्टिव से जरूर आप लोग पढ़िएगा। गृह मंत्रालय ने किया साफ, जहां हैं वहीं रहेंगे रोहिंग्या। अब देखिए, रोहिंग्या क्राइसिस पे कई बार क्वेश्चन मेंस में आया है। बीपीएससी के मेंस में भी 63वीं में क्वेश्चन आया था रोहिंग्या क्राइसिस को लेकर के। यूपीएससी के मेंस में भी क्वेश्चन आया था, अन्य जगह भी क्वेश्चन आया था। तो रोहिंग्या क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन स्टेट, म्यांमार में एक रखाइन स्टेट है। जिस तरह से भारत में बिहार एक स्टेट है, उसी तरह से म्यांमार में रखाइन एक स्टेट है। रखाइन स्टेट का लोकेशन देखिएगा। वहाँ से वो लोग पलायन किए थे बांग्लादेश, और बांग्लादेश से भारत में भी पलायन किए थे। तो म्यांमार के बेसिक इशू के बारे में आप लोग पढ़िएगा। ये जो अभी डिस्प्यूट के बारे में इस न्यूज़ में चर्चा है, उसको एक बार देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। म्यांमार में रहने वाले रोहिंग्या जो है, जो पूरे रीजन में फैल गया है,
आखिर उसके फैलने का क्या कारण है, रोहिंग्या इशू क्या है, और रोहिंग्या इशू को लेकर के क्या क्या सरकार ने अभी तक किया। पीएम श्री स्कूल अगले माह में हो सकते हैं लॉन्च। 2024 तक सरकार की योजना है कि देश में 15,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल को अपग्रेड किया जाए। शिक्षा प्रणाली में सुधार से संबंधित, स्कूलिंग सुधार से संबंधित है बेसिकली पीएम श्री योजना, और ये अगले महीने में सरकार लॉन्च कर सकती है। निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम है। बाकी पीएम श्री के बारे में और आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा। रूस से तेल खरीद पे यूक्रेन नाराज। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, लेकिन अगर आप इसको बहुत डीपली एनालिसिस कर रहे हैं या माननीय विदेश मंत्री जयशंकर जी के स्टेटमेंट को डीपली फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली एक प्रोपोगेंडा है जो भारत के खिलाफ फैलाया गया। बेसिकली ये क्या है, एक प्रोपोगेंडा है जो भारत के खिलाफ फैलाया गया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आज भी हम रूस से जो तेल परचेज करते हैं वो यूरोप जितना तेल परचेज करता है उससे काफ़ी कम परचेज करते हैं, काफ़ी कम तेल परचेज करते हैं, खरीदते हैं। तो यूक्रेन के जो मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि रूस से जो भारत तेल खरीदता है वो यूक्रेन वासियों का खून उसमें शामिल है, ये कहना है यूक्रेन के मंत्री का। तो क्या ये बात आप यूरोप के लिए क्यों नहीं करते हैं? आप यूरोप के लिए भी कहिए, यूरोप हमसे कई ज़्यादा तेल खरीदता है आज भी रूस से। यूरोप हमसे कई गुना अधिक नेचुरल गैस जो है वो रूस से खरीदता है। तो आप क्यों नहीं कहते हैं यूरोप के लोगों से, क्यों नहीं फ्रांस से कहते हैं, जर्मनी से कहते हैं कि आप यूक्रेन वासियों का खून खरीद रहे हैं? तो बेसिकली ये प्रोपोगंडा का शिकार है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत हद तक मीडिया भारत के खिलाफ फैलाया, और इसका माननीय विदेश मंत्री ने कई बार इसका जवाब दिया है। आप सुनिएगा, मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग सुनिएगा, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। डोभाल की सुरक्षा में चूक मामले में सीआईएसएफ के 3 कमांडो बर्खास्त। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या होता है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्या होता है, एनएसए क्या होता है, और दूसरा सीआईएसएफ क्या होता है। सीआईएसएफ यहाँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 सीआईएसएफ के जो कमांडो है उसको बर्खास्त किया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि सीआईएसएफ क्या होता है। तो अगर मैं सीआईएसएफ की बात करूं तो सीआईएसएफ बेसिकली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का पार्ट है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स गृह मंत्रालय के अधीन है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का 7 विंग है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे बीएसएफ कहते हैं वो है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, एसपीजी के जो जवान हैं वो भी इसके तहत आते हैं, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, सशस्त्र सीमा बल है, और आईटीबीपी के जवान होते हैं, यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के जवान आते हैं सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स गृह मंत्रालय के अधीन है, इसका मतलब आईटीबीपी के जवान भी गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। अब हम लोग आते हैं सीआईएसएफ के बारे में। सीआईएसएफ मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत इसका गठन किया गया था। 1968 में इसका गठन किया गया था। गृह मंत्रालय के अधीन आता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे कि देश में जितना भी औद्योगिक इकाई है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ का। जैसे आप दिल्ली मेट्रो जाइएगा वहाँ पे आपको सीआईएसएफ के जवान मिल जाएंगे। इसी तरह से देश में कोई परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, खाद्यान्न हो गया, रिफाइनरी हो गया, वहाँ पे आपको अक्सर सीआईएसएफ के जवान मिल जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल एरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी बेसिकली है सीआईएसएफ के जवान को। सीयूईटी के 4थे चरण की तकनीकी खामी जारी, कई केंद्रों पे परीक्षा रद्द। देखिए मैं ये चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए ये न्यूज़ चर्चा कर रहा हूँ। एक तो
CUET काफ़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। UPPCS मेंस में डायरेक्टली इसका फुल फॉर्म पूछ दिया। दूसरा, यहाँ से अगर आप देखिएगा तो एक एजेंसी है जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो काफ़ी चर्चा में है। UGC काफ़ी चर्चा में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन काफ़ी चर्चा में है, और इसके जो चेयरमैन है ये प्रोफेसर जगदीश कुमार, ये भी काफ़ी चर्चा में है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एग्ज़ाम पहली बार कंडक्ट हो रहा है। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो एंट्रेंस टेस्ट पहली बार कंडक्ट हो रहा है, और इसमें कई सारे टेक्निकल खामियां दिख रही है। एग्ज़ाम कई बार कैंसिल हुआ, तो इसलिए इस पर्सपेक्टिव से UGC इंपॉर्टेंट है, UGC के चेयरमैन इंपॉर्टेंट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इंपॉर्टेंट है, और CUET भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए शाह का मुखबिर तंत्र पे जोर। मुखबिर मतलब होता है कि जो आपको सूचना दे, जैसे पुलिस का अपना मुखबिर होता है, यानी पुलिस को जो है वो कोई गुप्त सूचना होता है तो वो प्रोवाइड करता है। तो मुखबिर तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है आतंकवाद को मुकाबला करने के लिए, ये माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का कहना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ये कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या होता है, कई बार हमने चर्चा किया है कि दिल्ली अगर आप जाएंगे तो इंडिया गेट नॉर्मली लोग जाता है, तो इंडिया गेट मान लीजिए यहाँ पे है, और ये राष्ट्रपति भवन है, लगभग 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे इसके दोनों साइड में बहुत सारी सरकारी बिल्डिंग है, सभी को रिकंस्ट्रक्ट करने की जिम्मेदारी है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में, और साथ ही साथ संसद भवन भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है। बिहार महागठबंधन सरकार के 17 मंत्रियों पे गंभीर आपराधिक मामले। ये मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पे एक संस्था का जिक्र है जिसका नाम है ADR, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये संस्था इस तरह की रिपोर्ट देती है। तो अगर देश में आपको राजनीतिक तंत्र में या राजनीति में अपराधीकरण के बारे में लिखना हो तो ADR की रिपोर्ट को आप लोग कोट कर सकते हैं। ADR का रिपोर्ट ये भी बताता है कि संसद में कितने आपराधिक छवि के व्यक्ति गए हैं, राज्य विधानसभा में कितने आपराधिक छवि के व्यक्ति गए हैं, ये सारा का सारा रिपोर्ट ADR बताता है। तो ADR पे अगर आपको राजनीतिक अपराधीकरण पे लिखना हो तो ADR की रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हैं, इसलिए मैं इसकी चर्चा आपको यहाँ पे किया हूँ। दिल्ली की हवा दुनिया की सबसे जहरीली, कोलकाता दूसरे स्थान पे। देखिए, ये एक अमेरिका की एक संस्था है, इस संस्था का नाम है हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट। बहुत फेमस संस्था नहीं है, इसलिए पीटी में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस संस्था से रिलेटेड। लेकिन मेंस में अगर आप मान लीजिए कि मेंस लिखना है आपको और एयर पोल्यूशन के बारे में आप लिख रहे हैं, तो इस संस्था को कोट कीजिए और इसके रिपोर्ट को कोट करते हुए आप लिख सकते हैं। जैसे ये संस्था है, अमेरिकी संस्था है हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली दुनिया की सबसे जहरीली वहाँ की एयर है, वायु है। तो इसको आप लोग वहाँ पे कोट कर सकते हैं। सुकेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन भी आरोपित। यहाँ पे बेसिकली ईडी की कार्रवाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग का जहाँ संदर्भ आएगा वहाँ ईडी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी एक्शन लेते हैं। ईडी पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप लोग देखना है तो देख लीजिएगा। डिटेल से मैंने चर्चा किया था कि ईडी कैसे कैसे एक्शन लेती है। एडिटोरियल में ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़िएगा डिटेल से। खास करके बीपीएससी में तो क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी में भी इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिस्पर्धी संघवाद की बढ़ती आवश्यकता। क्या है प्रतिस्पर्धी संघवाद? प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या है? सहकारी संघवाद क्या है? संघवाद क्या है? प्रतिसंघवाद क्या है? ये सब टर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट है। संघवाद क्या है? संघवाद अगर आप देखेंगे तो सौदेबाजी का संघवाद भी काफ़ी चर्चा में रहा था एक समय में, वो भी इंपॉर्टेंट है।
सहकारी संघवाद क्या है, प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या है। साधारण शब्दों में अगर मैं बोलूं तो प्रतिस्पर्धी संघवाद का मतलब ये होता है कि राज्य और राज्य या राज्य और केंद्र दोनों एक दूसरे से अपने अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट को लेकर के प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो एक तरह से इसका सकारात्मक संदर्भ भी है, लेकिन एक तरह से नकारात्मक संदर्भ भी है। मान लीजिए राज्य कैसे अपने आप को डेवलप किया वो सोचना अन्य राज्य को साझा नहीं कर रहा, तो नेगेटिव हो गया फिर। तो इसके दोनों ही पर्सपेक्टिव हैं, बाकी इसको आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा। एफटीए से मिलेगा टेक्सटाइल निर्यात बढ़ाने में मदद, पीयूष गोयल जी। देखिए टेक्सटाइल पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। टेक्सटाइल पॉलिसी सरकार लेकर आई है। टेक्सटाइल का सरकार का जो टारगेट है वो $100 बिलियन है, $100 बिलियन प्रति ईयर। तो ये जो टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए सरकार एफटीए कर रही है, ये माननीय मंत्री जी का कहना है। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है। आपने देखा होगा कि हमने यूएई संयुक्त अरब अमीरात के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, हम ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं, हमारी बातचीत चल रही है। ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि हम टेक्सटाइल सेक्टर में $100 बिलियन का एक्सपोर्ट करने का इरादा रखते हैं, करना चाहते हैं। किसानों को आगे भी सस्ती दरों पर मिलेगा कर्ज, एक बार इसको भी देख सकते हैं। और खाद्यान्न की बम्पर पैदावार पे गेहूं का उत्पादन घटा, एक बार इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा कि महानदी की बाढ़ में डूबे उड़ीसा के 237 गांव। इंपॉर्टेंट यहाँ महानदी है, न्यूज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। जब भी इस तरह का कोई भी मान लीजिए नदी चर्चा में होगा, नदी के बारे में पढ़ लीजिए। महानदी कहाँ से निकलती है, महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, महानदी का डायरेक्शन क्या है, कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग जब भी मान लीजिए पेपर पढ़ते हैं, इस तरह की नदी के बारे में चर्चा होती है, उसको पेपर से पढ़ लीजिए, उसको एक बार इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ लीजिए। पेपर पढ़ने पे समय बेसिकली देना चाहिए। अब ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है कि ताइवान जल क्षेत्र के चारों ओर फिर उड़े चीनी विमान। चीन और ताइवान में टेंशन चल रहा है, और भारत ने, आपने देखा होगा कि ताइवान के पक्ष में भारत ने स्टैंड लिया था। तो आखिर ताइवान और चीन का इशू क्या है और उस पर लेकर के विश्व समुदाय की क्या प्रतिक्रिया है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको भी देखिएगा कि बाइडेन ने ऐतिहासिक जलवायु व स्वास्थ्य देखभाल विधेयक को हरी मंजूरी दिया। भारत और चीन के सैनिक रूस में संयुक्त सैन्य अभ्यास में लेंगे भाग। अब ये संयुक्त अभ्यास जो है, इस अभ्यास का नाम याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पीटी में पूछ देगा। इस अभ्यास का नाम है बोस्तोक 2022। बोस्तोक 2022 रूस के द्वारा आयोजित किया जा रहा है एक सैन्य अभ्यास है, जिसमें भारत और चीन के सैनिक दोनों भी भाग लेने वाले हैं। दोस्तों इतना ही, एक ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये भी नामीबिया से चीता आ रहा है, कब से हम लोग सुन रहे हैं, तकरीबन 3 साल से तो मैं सुन रहा हूँ, अभी भी इस पे समय लग रहा है। इम्पॉर्टेंट चीता है, इम्पॉर्टेंट चीता है, और इम्पॉर्टेंट वो जगह है जहाँ पे भारत सरकार ने तय किया है कि चीता अगर नामीबिया से आएगा तो हम वहाँ पे रखवाएंगे। कुनो अभ्यारण्य है जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे रखवाने की बात चल रही है। और इसी पॉइंट पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पीटी में पूछा है, बीपीएससी क्वेश्चन भी, आई थिंक स्टेट पीसीएस में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। नामीबिया से चीता आ रहा है, ये टॉपिक भी, पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हम चीता किस देश से मंगा रहे हैं, तो नामीबिया से मंगा रहे हैं। चीता 1947 से इंडिया में देखा नहीं गया है। 1952 में 1952 में चीता को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया है, यानी भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट चीता, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। तो कल मैं एक बार फिर से डिटेल से डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि कल मैं दैनिक जागरण को किस तरह से पढ़ें,
इस पॉइंट को लेकर के ही आगे बढ़ूँ। कल मैं कोशिश करूँगा पेपर कैसे पढ़ें एक बार फिर से एक सेपरेट वीडियो बना करके मैं डिटेल से कल डिस्कस करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।